हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरा पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2, 3 पहले ही अपलोड हो चुके हैं। उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रेशियोज़ के बारे में 8.1 एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल जितना भी हो सकता है कवर अप करा रखा है। तो जितने वो वीडियो नहीं देखी आप ज़रूर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। नहीं तो अगर आपने पहले से कहीं से पढ़ा हुआ है, स्कूल में पढ़ा रखा है, देन तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4, जिसमें आज हम बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जितने भी रेशियोज होते हैं, ठीक है, उसमें जितने भी प्रकार के एंगल दिए रहे हैं आपके एनसीईआरटी में, यानी 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30, 60 और 90। तो इनकी जो वैल्यू होती है कि साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 45 की वैल्यू 1/2, तमाम जितनी भी वैल्यू हैं ये किस तरीके से निकलती हैं वो चीज़ आज हमको आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, कुछ एनसीईआरटी की आपकी हेडिंग है क्या है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कुछ विशेष एंगल ले रखे हैं, वही 0, 30, 45 वगैरह जितने जैसे एंगल है हमारे पास। एक बार लिख दे रहे हैं, एक आपका क्या है 0 और 30, 45, 60 और 90। इन एंगलों के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, जैसे आपके साइन हो गए, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट, है ना, एक कॉट भी ले लेते हैं, कॉट थीटा। थीटा आपके पास एंगल है, एंगल आपके 0, 30, 45, 60, 90 ये है। तो इन एंगलों की वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हो वो आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं 45, स्टार्ट करते हैं आसान एंगल से। ठीक है, आसान एंगल का मतलब ये है कि इसको फाइंड आउट करना आसान है। ठीक है, तो हम लेते हैं एंगल 45। एंगल 45 लेने के लिए हमें पता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री जितने भी हमारे पास रूल रेगुलेशन है, किस पर लग रहे हैं, केवल ही केवल समकोण वाले त्रिभुज पर, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले तो भैया एक समकोण त्रिभुज बना लो आप, है ना, एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ये लो, ये समकोण त्रिभुज हमने बनाया। अब समकोण त्रिभुज हमने बनाया, अब इसमें हमको दिखाने कोण है, यानी एंगल हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, यानी सबसे पहले ये तो पता ही आपको, ये क्या है भाई 90 डिग्री का है ना, एक कोण तो 90 का रहना। अब हमको कौन सा एंगल रिप्रेजेंट करना है 45। ठीक है, कौन सा एंगल रिप्रेजेंट करना है 45। तो 45 आपका ऊपर आएगा नीचे आएगा, डिपेंड करता है आप पर, आप कहीं भी रख लो भैया, यहाँ पर आ सकता है 45। अगर ये एंगल 45 का है तो बताओ ये कितने डिग्री का होगा, ये वाला। हमें ये पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं, तीनों कोणों का योग मतलब 180। भाई 90 ये हो गया, 45 ये हो गया, 180 में और कितना चाहिए, 45 भी तो चाहिए और, क्योंकि देखो ये 45 हो जाएगा आपका। तो ये देखो 45 और 45 90 प्लस ये 90 कितना हो गया आपका 180। इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आ गया 180। तो अब एक चीज बताओ आप, ये समझ में ना 45 यहाँ पर भी क्यों आया, क्योंकि देखो ये 90 है और ये भी, ये 45 है, क्योंकि एंगल 45 की वैल्यू चेक करना है आपको, है ना। तो 90 प्लस 45 आप जानते हैं कितना होता है, 5, 9, 4, 3 यानी 135। अब 180 करने के लिए मुझे और कितना चाहिए, 45 और चाहिए, समझ गए, 10 हो गया, ये 8, 4, 3, 7, 8 हो गया, बाकी। तो कहने का मतलब 180 हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए, है ना। 180 वैल्यू त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ओके, तो यहाँ पर अब बात करते हैं, अगर हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के दो कोण इक्वल होते हैं तो उनसे बनने वाली भुजा भी इक्वल होती है। 9th में आपने पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ देख लो। हमें पता है कि कोई भी त्रिभुज के अगर दो कोण इक्वल होते हैं तो उनसे बनने वाली जो भुजाएं होती हैं वो भी आपस में बराबर होती हैं। यानी इसका मतलब कि कैसा त्रिभुज होगा जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो इस भुजा की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो चलो पहले मैं ए लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ, इसको सी लिख देता हूँ। इस भुजा को मैंने मान लिया ए, ठीक है, रिप्रेजेंट कर लिया, बात ही की। तो इसको भी हम क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। कोण जिस त्रिभुज के बराबर होते हैं दो, तो उनसे बनने वाली भुजा भी आपस में क्या होती है बराबर, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो ए ये है, ये भी है, हमको निकालना भैया कण, यानी कण की वैल्यू निकालनी। फिर वही बात यार, कण की वैल्यू निकाले तो पाइथागोरस थ्योरम के अलावा कोई दूसरा चांस है नहीं। तो भैया पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कण का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर एक a स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो गया, और k इक्वल्स टू हो जाएगा आपका
स्क्वायर वहाँ जाके रूट में चेंज हो जाएगा 2a² और k इक्वल्स टू, देखो स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ गया तो a बनेगा और अंडर क्या बचेगा 2। हमें पता है ना कि भैया जैसे मान के चलो 2a² है यानी 2a गुणा a, 2 बार लिखा है, यानी जोड़े जो बनते हैं वो रूट में से बाहर निकल के आते हैं, वो भी एक जोड़े में से एक बाहर आता है, तो एक बाहर आ गया, इसका मतलब पूरा ही बाहर आ गया, कहने का मतलब ये। अंदर क्या बचा आपका 2, जिसका जोड़ा में बाहर आ रहा है वो चीज़ आपको लिखनी नहीं है फिर दोबारा। तो a√2, ये तो आपको पता है कि ये कितना निकल के आ गया कण आपका a√2। बस यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया है, तो अब आपको वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम साइन 45 की। किसकी बात करते हैं? साइन 45। अब 45 ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, बात एक ही पढ़नी, ठीक है। थीटा ये ले लो चाहे ये ले लो, बात एक ही पढ़नी भैया। 45 ये भी है, 45 ये भी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब साइन का अनुपात आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है, ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था, लाल बट्टे कक्का। इस चीज़ को तो आप हमेशा याद ही रख लेना, यानी फर्स्ट वाला साइन का होता है लंब बट्टे कर्ण। तो साइन 45 एंगल ये ले रहे हो या ये ले रहे हो, बात कोई भी ले, चलो मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो एंगल ले रहे हो उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ये चीज़ बहुत बार बता रखी है। तो जो थीटा होता है उसके सामने वाली भुजा लंब, बाकी बची आधार, कर्ण जो होता है वो वही रहता है। तो लंब बट्टे आधार है, तो मान के चलो ये वाला थीटा ले रखा, तो ये नहीं लंब आपका ए हुआ, और कर्ण लंब बट्टे कर्ण, कर्ण कितना है आपका a√2, तो a से a चला जाएगा 1/√2। तो इस हिसाब से देखिए, अब बुक में टेबल बना रखी है, टेबल में आपको लिखा साइन 45 की वैल्यू 1/√2। हालांकि आपके एनसीईआरटी में पूरा सॉल्यूशन करके भी दिखा रखा है, तो अधिकतर बच्चे पढ़ते हैं नहीं कि क्या चीज़, आप डायरेक्ट वैल्यू याद रख लेते हैं। तो आज हमको आपको बताना है कि किस तरीके से ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, समझ में आ गया, याद रखेगी, है ना। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, ठीक हो गया, हो जाएगा याद, ओके। ऐसे आप देखो cos 45 की वैल्यू याद रखो। अब याद नहीं रखना आपको, आपको समझना है कि आई कैसे, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक। अब फिर वही बात, ये वाला ले लो एंगल, ये ले लो, बात एक ही पढ़नी है। तो कॉस क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है भैया? चलो ये वाला आपके ले रहा, तो ये लंब हो गया, आधार ये बात ही की, तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, आधार ए और कर्ण, कर्ण तो पता ही क्या है, a√2, ए से ए चला जाएगा, a/√2 बचेगा। ऐसे ही आप और ट्रिग्नोमेट्री अनुपात निकालो, से 10 निकाल दिया, 10 45 है ना, 10 बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। 45 के लिए लंब का काम क्या करेगा? ए करेगा, और आधार का काम भी ए, नीचे वाला है ना, ये वाला, ए से ए चला जाएगा, ए, यानी 10 45 की वैल्यू 1 आती, ठीक है। ऐसे ही आप अदर ट्रिग्नोमेट्री अनुपात निकाल सकते हो, कॉसेक निकाल दिया, चलो देख लेते हैं कॉसेक का भी, कॉसेक 45, ठीक है। कॉसेक क्या होता है भैया? साइन का उल्टा होता है, यानी कर्ण बट्टे लंब होता है। तो कर्ण बट्टे लंब होता है, तो कर्ण आपका क्या है? a√2, लंब कितना है भैया? ये देखो, इस वाले एंगल के लिए भी यही है, इस वाले एंगल के भी यही, तो बात आप कोई सा भी एंगल से ले सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। ऐसे करके आप इन तीनों के निकाल देना, ठीक है। हमको पता है सेक 45, सेक के लिए क्या होता है? देखो कॉस का उल्टा होता है आधार, कर्ण बट्टे आधार। इसमें आप देख लेना, कर्ण ये है, आधार ये है, रख लेना, वैल्यू निकालना, ठीक है। और सेक के बाद कॉट, इतना तो आप थोड़ा बहुत करोगे तो आपको तभी प्रैक्टिस में आएगा, वो नहीं तो नहीं हो पाएगा। कॉट होता है आधार बट्टे लंब, 10 का उल्टा, आधार बट्टे लंब। देखो आधार ये हो गया, लंब ये होगा, फिर वही बात आ जाए। तो कहने का मतलब ये वाले समझ में आ गया आपको, कौन से हैं ये? 45 की डिग्री के जितने भी एंगल होते हैं 45 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, वो सारे वैल्यू आपको निकाल के देती। बाकी ये जो दो है ये आप कर लो खुद एक बार प्रैक्टिस, है ना, इसी से रिलेटेड है। ये तो समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, उसमें 45 एंगल का एंगल बना देना है, दूसरा भी 45 होगा। तुम्हें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, है ना। तो एक तो 90 होगा क्योंकि समकोण जो ले रखा है, दूसरा 45, 135 हुआ, फिर 45 और 180 में, तो दूसरा ही 45। हाँ बता कि जब दो कोण इक्वल होते हैं तो उनसे बनने वाली भुजा भी क्या होती है आपकी? इक्वल होती। तो ये वाली भुजा अगर ए है तो ये वाली भुजा भी ए होगी, आप बी ले लो या ये भी बी हो जाएगी, मतलब कुछ भी ले सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो कर्ण निकाल दिया आपने,
पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये स्क्वायर जगह रूट में चेंज हो गया, बाकी फिर स्क्वायर से ये इधर आ जाएगा, फिर √2, बाकी सारी की सारी आपकी वैल्यू बना दी। ठीक, तो इस तरीके से हम 45 एंगल की वैल्यू निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में। ठीक है, अब हम बात करते हैं 30 और 60। 30 और 60 का एक साथ निकालते, इसका रीजन क्या भी बताते हैं 30 और 60 की। ठीक हो गया, चलो इसको मिटाते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम एंगल किसकी, 30 और 60 की। ठीक है, अगला टॉपिक या फिर अगली हेडिंग लगा लो आप, एंगल 30 एंड 60। ठीक है, अब हमें पता है कि यार राइट एंगल ट्रायंगल तो चाहिए ही चाहिए, 90 डिग्री का कोण चाहिए। ठीक है, यानी त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण चाहिए आपको, है ना। तो 90 डिग्री का कोण चाहिए, तो पहले तो भी समकोण त्रिभुज हम बना नहीं सकते इतनी जल्दी। कैसे बनाते, सबसे पहले आप एक काम करते हैं, इस वाले एंगलों को निकालने के लिए आप पहले एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्यों ड्रॉ कर रहे हैं भी समझाता हूँ मैं। समबाहु त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, समबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, यानी समान भुजाएं हो जिसकी, समझ में आ गया, सारी भुजाएं क्या हो, समान हो। यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, तभी तो समान बाहु होगा। ठीक हो गया, तो समबाहु त्रिभुज में सारी की सारी भुजाएं त्रिभुज में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ओके। तो अब एक चीज बताओ, हमको तो 90 डिग्री वाला त्रिभुज चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसके बीचों बीच से एक लंब ड्रॉ करते हैं। ये चीज तो हम कर सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी तो होती है कि हम इसमें एक लंब रेखा डाल के इस वाली रेखा को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, तो वो उसकी हाइट भी मेजर कर सकती है ना। तो बात वही पढ़नी है, हमने एक खुद से इस चीज से ड्रॉ कर रखा है कि हमें समकोण त्रिभुज भी मिल जाए और वैल्यू भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, देखो अगर हमें पता है कि भुजाओं की माप कुछ भी हो सकती है, होगी तो बराबर, लेकिन कुछ भी हो सकती है। अगर मान के चलो, इसमें थोड़ा सा मानने पर डिपेंड है, अगर आप ए मानते हो ये वाली भुजा, तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, आंसर प्रॉपर आएगा। लेकिन हमको थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करनी है, तो क्योंकि एक चीज़ बताओ, मैं इसको एक काम करता हूँ, ABCD ले लेता हूँ, है ना। अच्छा, अगर मैं इसको ए ले लेता हूँ, तो ये और ये आधी आधी होगी, यानी A/2 करनी पड़ेगी। अब /2 आ गया तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टिपिकल हो जाती, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसा यहाँ पर भुजा ले लेते हैं जिसका आधा कर सकते हैं हम जल्दी से, यानी प्रॉपर आधा हो जाए, कहने का मतलब ये बट्टे का सवाल ना हो। तो ऐसा करते हैं 2A लिख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा नहीं, आंसर तो वही आना है। तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी 2A हो जाएगी, किसे पता है ना, समबाहु त्रिभुज की सही भुजा बराबर, और ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी आपकी 2A हो जाएगी। अब हमें पता है कि भैया जब भी लंब ड्रॉ कर रहे हैं 90 डिग्री वाला, समझ गए। अच्छा, एक काम, ये लंब ड्रॉ करने का एक और रीजन है, हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का, जो सभी कोण होते हैं, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री के, है ना। ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, क्योंकि हमें एंगल 60 चाहिए ना, एंगल क्या चाहिए आपको, 60 चाहिए। ये 60 हो गया, अब ये पूरा 60 हुआ, होगा ही पूरा 60। अब बीचों बीच हमने लंबवत रेखा ड्रॉ कर दी, तो यहाँ से एक एंगल आपका 30 मिल गया, इधर का 30, इधर का 30 होगा 60। इसीलिए हमने समबाहु त्रिभुज में ये लंब ड्रॉ करा, दूसरी बात समबाहु त्रिभुज की रचना करी। मेन रीजन आपका ये, समझ गए, यानी 60 डिग्री का मिल गया, 30 डिग्री भी मिल गया हमको, कोई दिक्कत, बात तो वही पढ़नी है हमें, तो 30 और 60 से मतलब। तो अब मैं बात कर रहा था, ये 2A हमने लिया, आप A भी ले सकते हो। आधा करने में दिक्कत आ रही है ना, A/2, तो कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल नहीं आ जाएगी आपको, है ना, टिपिकल थोड़ा लगेगा, यानी कठिन लगेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 2A ले लो, आधा करने में आसान रहेगा, ये A हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। इधर वाला भी क्या हो जाएगा, एक वाला त्रिभुज ले लो, चाहे इधर वाला चाहे इधर, बात एक ही पड़नी। अब हमको देखो, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, त्रिभुज ACD, समझ में आ गया, कौन सा त्रिभुज ACD। आप बगल वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ADB भी ले सकते हो, दोनों में बराबर एक जैसा ही काम करना, बात एक ही है, कोई भी एक त्रिभुज लेके आप काम कर सकते। मेरे को देखो ये वाली भुजा चाहिए, क्योंकि देखो ये A हो गई, ये 2A हो गई, ये वाली अगर भुजा मिल जाती हमको, तो हम कोई भी एंगल की वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली भुजा आपको निकालनी है। तो देखो
ये 90 है, ये वाला कर्ण हो गया आपका, कर्ण क्या हो गया आपका AC है ना, ये कर्ण हो गया, 2a का स्क्वायर कर देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब अभी कोई भी हो सकता है, चलो अभी मैं इसको ले रहा हूँ, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार ये हो जाएगा यानी CD, A हो गया A का स्क्वायर, ये आपका 4a स्क्वायर हो गया ना, समझ गए, ये AD का स्क्वायर हुआ प्लस A स्क्वायर यहाँ आ जाएगा माइनस में, 4a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, 4a में से एक a स्क्वायर घटाओगे कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर, मैं तो साइड लिख रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा 3a स्क्वायर आ गया ना, 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर चला जाएगा तो 3a स्क्वायर बचेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से आपका AD इक्वल्स टू आ जाएगा, देखो स्क्वायर वहाँ जाके रूट में चेंज हो जाएगा, फिर वही बात जो पहले वाले क्वेश्चन में आई थी कि स्क्वायर में से रूट हट जाएगा और क्या आ जाएगा, √3 तो अंदर ही रहेगा, स्क्वायर वाला बाहर आ जाएगा, यानी a√3, यानी ये जो हाइट आई है आपकी a√3। अब मैं इस त्रिभुज को थोड़ा सा अलग बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी इस वाले को मैं यहाँ बना रहा हूँ त्रिभुज को, ये वाली लंबवत रेखा ड्रॉ कर दी और ये वाली ये है और ये इधर ये वाली भुज, ये 2a हो गई आपकी, नीचे वाला आधार a हो गया और जो ऊंचाई आई a√3, ये वाला एंगल आपका कितना था 30, ये 90 और ये कितना था 60, इसकी वैल्यू c, ये आपका a और ये आपका t, मतलब ये वाला एंगल, ये त्रिभुज मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब एक एक करके आप वैल्यू निकाल, देखो हमको तीनों भुजाएं मिल गई ना, एक एक करके वैल्यू निकाल लो। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन की, साइन 60 देख लो पहले, चलो साइन 60। अब एक बात बताओ, साइन होता है क्या है, लंब बट्टे कर्ण होता है, सिंपल सी बात है, लंब बट्टे कर्ण तो होता है, लेकिन एंगल कौन सा ले रखा है वो डिपेंड करता है, सबसे बड़ी चीज एंगल ये है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, बाकी कर्ण तो आपका जिंदगी भर चेंज नहीं होना समकोण त्रिभुज में, जो है वही रहना है उस त्रिभुज के लिए। तो ये 60 ले रखा है, यानी थीटा के सामने वाली भुजा, यानी ये लंब हुआ आपका a√3 और कर्ण क्या होगा आपका 2a, a से a चला जाएगा √3/2, यानी साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। ऐसे ही आप साइन 30 निकाल लो, एक के साथ निकाल दोनों वैल्यू, साइन 30, फिर देखो होगा तो आपका लंब बट्टे कर्ण ही होगा ना 30 के लिए भी, लेकिन 30 ये है आपका ये वाला एंगल, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी इस बार, अब लंब आपका a और कर्ण आपका 2a, a से a चला जाएगा और 1/2, इसकी वैल्यू आ गई है साइन 30 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप यहाँ पर cos 60 निकाल लो, है ना, cos क्या होता है आपका, cos होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है आपका, देखो 60 के लिए आधार का काम ये कर रहा है, क्योंकि लंब आपका ये थीटा के सामने 60 के सामने वाली बचा लंब, तो आधार आपका a और कर्ण क्या है आपका 2a, a से a चला जाएगा 1/√1/2 हो रहा है, समझ गए, √2 नहीं सॉरी, और cos 30, अब देखो 30 के लिए भी देखो, 30 के लिए क्या करेंगे, देखो 30 ये है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, लेकिन हमें लंब से कोई मतलब नहीं, हमें तो आधार से मतलब है, तो लंब ये है, आधार आपका ये हो गया a√3 और क्या है कर्ण, कर्ण कितना है 2a, a से a चला जाएगा √3/2, इसका मतलब देखो साइन 60 में जो वैल्यू है वो cos 30 में वैल्यू है, और जो cos 30 में वैल्यू है वो जो साइन 30 में वैल्यू है cos 60 में वैल्यू, 30 का 60, 60 का 30, ऐसा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ऐसी आप अदर टिग्नोमेट्री निकाल सकते हो ऐसे करके रेशियो से ना, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर यहीं पर निकाल लो, जैसे आप निकाल लो, चलो tan 60 निकाल दो, tan होता है क्या, लंब बट्टे आधार, लंब की वैल्यू ये है और आधार की वैल्यू क्या है a से a चला जाएगा √3 बचेगा, है ना। tan 30 निकाल लो, है ना, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 30 ये है भैया, है ना, 30 की सामने वाली भुजा लंब, लंब कितना है a, आधार ये, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, वेरी गुड, a से a चला जाएगा a/√3, समझ गए। ऐसा आपकी वारी है, आप क्या निकालोगे, sec 30 sec 60, आपको रेशियो मालूम होनी चाहिए, और sec के बाद क्या है cot 30 cot 60, ये आप निकालोगे, ठीक है। तो
कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक क्या बचा है, कॉसेक बचा आपका, ठीक है, कॉसेक 30 और कॉसेक 60, ये 3 आप निकालो। समझ में आ गया, रेशियो आपको मालूम है, आपको पता है एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आ गया, 60 की वैल्यू हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, 60 और 30 की, ठीक है। समबाहु त्रिभुज इसीलिए ही हमने बनाया कि समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होती और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, और 60 डिग्री हमें चाहिए था, इसलिए 60 डिग्री आ गया। और 60 डिग्री के बीच बीच में अगर हम लंबवत रेखा ड्रॉ करते हैं तो उससे हमारे पास दो चीज़ मिल जा रही, एक तो 30 डिग्री का एंगल मिल जा रहा है और एक 90 डिग्री का त्रिभुज बन जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उपयोग करना है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से हम इस त्रिभुज में 30 और 60 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जो कहना इंटरेस्टिंग सा टॉपिक कौन सा, 0 और 90, ठीक है। उसमें आपको इमेजिनेशन करनी है। इमेजिनेशन का मतलब ठीक क्या है कि आपको खुद ही जो लाइन है आपकी उसको अपने आप ही इमेजिनेशन करने की, ऊपर करा नीचे करा, है ना, या इसको बढ़ा दिया आगे को, किस तरीके से करना भी बताते हैं। इसके बाद इस चीज़ को आप समझ गए किस तरीके से ये क्या बोलते हैं, ये 60 और 30 की क्या बोलते हैं वैल्यू निकली, है ना। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी एक बार और बता देते हैं आपको। सबसे पहले आपको एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ करना है। समबाहु त्रिभुज क्यों ड्रॉ करा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और 60 डिग्री का आधा करेंगे तो 30 मिल जाएगा, प्लस 90 डिग्री भी वाला त्रिभुज मिल जाएगा। तो हमको पता ये आधार कर्ण पता लग गया था, इसकी ऊंचाई पता करनी थी तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब बाकी उसके बाद त्रिभुज हमने ये वाला अलग साइड ले रखा है क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा एक तरीके से बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई इसमें, भुजा वुजा ज़्यादा, तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने इस त्रिभुज को अलग ड्रॉ कर रखा है। समझ गए इस चीज़ को, और बाकी एंगल हमने फाइंड आउट करे। ठीक, अब हम बात करते हैं 90 और 0, दो ही बच गए ना, हाँ, 90 और 0 डिग्री के एंगल की बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंगल 0 डिग्री, ठीक है। एंगल 0 डिग्री कैसे करते हैं, हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना है। चलो एक बात बताते हैं हम ना, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का कोण तो बनाना है ना। ये हमने ए बनाया, ये बी बनाया, सी बनाया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपको 0 डिग्री एंगल लिखना है। एंगल 0 डिग्री का मतलब क्या है, अगर एक चीज़ बताओ, दो रेखाओं के बीच एंगल बनाना है वो भी 0 डिग्री, तो मतलब कैसे बनाओगे, देखो प्रैक्टिकल चीज़ को समझाते हैं। जैसे आपके पास ये दो लाइन है, ठीक है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब मान के चलो इनके बीच इस टाइप से एंगल बना हुआ है, कुछ ना कुछ ये एंगल बना है। इन दो लाइन को देखो आप ऐसे करके, एक लाइन ये वाली देखो, एक ये वाली देखो। आप यहाँ पर बनाना चाह रहे हो, इधर बात कहीं भी बना लो, चलो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसे करने में तो दिक्कत आएगी, इसलिए अच्छा मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। बात वही, कुछ भी कर लो। 90 में तो तुम्हें पता चेंज करना है नहीं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, 90 तो चाहिए हमको। तो मान लो मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, 0 डिग्री बनाना है। अभी मान लो ये, तो ध्यान से देखना, मुझे यहाँ पर 0 डिग्री बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इस वाले को नीचे नीचे करते जाऊँगा, एंगल कम, नीचे नीचे करते जा, नीचे नीचे करते जा। इसका मतलब ये जो भुजा है यानी ये वाली, ये क्या हो जाएगी आपकी, कम होती जाएगी, इसकी वैल्यू कम होती जा रही, कम होती जा रही। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ये जो लाइन है बिल्कुल ही इसके ऊपर आ जाएगी, यानी ये वाली लाइन इसके ऊपर आ गई, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए, दोनों लाइन, है ना। ये वाली भी ये वाली दोनों लाइन क्या हो गए आपके इक्वल, और एंगल क्या आ गया दोनों के बीच 0, कुछ है ही नहीं ना एंगल, उसके ऊपर आ गया एंगल 0। और ये जो भुजा है ये बिल्कुल क्या हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, नहीं होगी। फिर समझ लो, देखो एक चीज़, ये हमने बनाया एंगल, है ना। यहाँ पर क्या बनेगा भाई, अभी कुछ ना कुछ एंगल होगा, जितना भी होगा 30 35 जितना भी होगा, है ना। अब मुझे इसको 0 करना, अब ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो एंगल बढ़ जाएगा, हमें पता है इसको कम करना है मुझे एंगल। तो ये देखो, ये लंब रेखा है ना ये वाली, ये चीज़ को ध्यान देना। आप तीसरा मार्कर में कैसे पकड़ूँ, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको एंगल, आपको ये वाली भुजा है, इस वाले को ड्रॉ कर लेना है, ये समझ लेना है ऐसे। यहाँ पर एंगल आपको 0 करना है, तो इसका मतलब 0 करना है तो क्या करोगे, ये वाली भुजा कम करते जाओगे,
यानी इसको नीचे करके लेके आओगे, यहाँ पर एंगल देखो यहाँ जीरो हो रहा है धीरे धीरे, यानी कम हो रहा है एंगल। एक कंडीशन ऐसे कि यहाँ पर एंगल क्या हो गया आपका जीरो, जैसे यहाँ पर एंगल जीरो हो गया ये भुजा भी बिल्कुल जीरो हो गई, इसकी वैल्यू तो बची ही नहीं, है ना। इसका मतलब क्या है कि इसको अगर मैं प्रैक्टिकली ड्रॉ करूँ, इस एंगल को मुझे जीरो करना है, तो इसका मतलब मुझे इस वाली भुजा को नीचे लेके आना पड़ेगा, यानी ये वाली को, और इस वाली भुजा का मान धीरे धीरे क्या हो जाएगा जीरो, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के ऊपर आ जाएगी। देन कहने का मतलब ए बी और ए सी आपके क्या हो जाएंगे इक्वल। चित्र कैसे बनाएंगे देखो, आपने थोड़ा सा भी नीचे करा, मान के चलो यहाँ पर पहुँच गई ये वाली भुजा, पहले कहाँ थी, पहले इधर थी, ठीक है। अब मान के चलो ये वाली जो भुजा है यहाँ पर पहुँच गई, पहले कहाँ थी, ऊपर, यहीं पर। समझ गए इस चीज़ को। अब मान के चलो ये भुजा बिल्कुल ही छोटी सी जगह इतनी भी पहुँच गई, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही छोटा बना दे। अच्छा एक काम करो, ये भुजा डायरेक्ट यहीं पर आ गई, समझ गए इस चीज़ को, और ये वाली भुजा बिल्कुल ही जीरो हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि देखो पहले इस भुजा को ये बी नाम दे दिया, बी पहले यहाँ था, ये तो सी था, और ये सी और ए, सी और ए। अब बी यहाँ पर पहुँच गया, अब बी कहाँ पर पहुँच गया, यहीं पर पहुँच गया ना, बी इसी लाइन पर पहुँच गया। अब बी, इसका मतलब बी ए और ए सी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। चीज़ को समझ रहे हो आप, थोड़ा सा फील करो इस चीज़ को, समझ रहे हो। आपको भी मार्कर की सहायता से बताया ना, इस टाइप से नीचे को लेके आ रहे हैं, और ये भुजा धीरे धीरे क्या होती है आपकी कम होती जा रही है। और एक कंडीशन ऐसी है कि ये भुजा बिल्कुल ही कम होगी, यानी इसकी वैल्यू जीरो। इसका मतलब जैसी एंगल यहाँ पर जीरो हुआ, थीटा विल बी जीरो, जैसी एंगल जीरो होगा क्या हो जाएगा, जीरो होते ही आपकी जो BC भुजा की वैल्यू है, यानी BC भुजा की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। आएगी नहीं आगे जीरो, भाई भुजा बची कहाँ है, उसके ऊपर आ गई डायरेक्ट, तो BC जीरो हो गया। और एक चीज और हो गया, जैसे इसके ऊपर आ गई जो BC जीरो हो गया, तो उसका मतलब AC और AB आपस में क्या हो गए, बराबर, है ना। दोनों भुजाएं ये इसके ऊपर आ गई, इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या हो गई, बराबर। आप सोचें कि ये छोटा हो या बड़ा हो तो कैसे बराबर हो जाए, ये इसके ऊपर लेके आ रहे हैं, इमेजिनरी है, आप इसको फील करो, ठीक है। डायरेक्ट इसके बराबर लेके आ रहे हैं, इसका मतलब इसके ऊपर आ रहा है, यानी दो भुजाओं की एंगल जीरो आ गए, तो इसका मतलब वो दोनों इसके ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल बना रहे हैं ना, कोई अलग लाइन थोड़ने है, ट्रायंगल का निर्माण कराना उसने, इसके ऊपर लंबवत रेखा है भाई, आप इसको नीचे नीचे लेके आओगे तो इसका मतलब क्या है, वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच जो लाइन है वो बिल्कुल लंबवत रेखा है। इसका मतलब नीचे लेके आओगे तो इसका मतलब उसकी इक्वल होगी नहीं होगी, बराबर। समझ रहे मेरी बात, ओके। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब बस डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लगाना, क्योंकि वैल्यू तो इनकी क्या पता करने, इसमें डायरेक्ट बराबर ही है सारी वैल्यू। सबसे पहले आप निकाल लो साइन जीरो, समझ रहे मेरी बात, साइन जीरो। मान के चलो इधर जीरो है आपका, तो इसका मतलब ये आपका लंब होगा, लंब तो खैर बचा नहीं, एक बार थोड़ा सा वैसे फील करो आप, लंब आपका ये होगा, ये लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण, लंब आपका BC होगा, और कर्ण कितना होगा, कर्ण तो आपका पता ही AB होगा। लेकिन हमको ये पता है कि जो BC है उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, जीरो, एंगल जीरो होती तो BC जीरो पॉन AB, जिसके ऊपर जीरो उसकी वैल्यू जीरो। देखो तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है आपकी, जीरो। समझ में आ गया, ओके। ऐसी कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, कैसे होती है देखो, ये पता लग जाएगा। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, देखो जीरो के सामने वाला लंब, आधार यही है ना, तो आधार क्या है आपका AC हो गया, लंब क्या कौन सा है आपका, ओ सॉरी आधार बट्टे कर्ण, उल्टा बोल दिया, कर्ण आपका क्या है AB। अब हमें ये पता है कि AC और AB आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि पता है एंगल जीरो होती है, इसके ऊपर आ गया, देन ये इक्वल हो जाएंगे, यानी AC और AB आपस में क्या है, इक्वल। मैं AB की जगह AC भी लिख सकता हूँ, कट गया, आंसर 1 आ गया। समझ में आ गया, इसलिए cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ऐसे हम निकालते हैं tan जीरो, tan जीरो की वैल्यू देखो आप, देखो tan क्या होता है, लंब बट्टे आधार, जीरो के लिए लंब ये, क्योंकि ये वाला एंगल जीरो का रखा ना, ये लंब आपका आ गया BC, लंब बट्टे आधार, आधार क्या है आपका AC, फिर वही चीज़ BC की वैल्यू तो जीरो है ना, AC हो गया, यानी ऊपर जीरो, देन उसकी वैल्यू जीरो। अब यहाँ पर देखो tan के बाद क्या आता है, cot, cot जीरो, cot क्या होता है,
आधार बट्टे लंब कर दो, tan का उल्टा। आधार आपका ये है, 0 के लिए आधार ये है ना, लंब का काम ये कर रहा है। आधार आपका AC, लंब क्या है आपका BC, ये हो गया। AC तो AC है भैया, BC की वैल्यू क्या है 0। अब हमें पता है जिसके नीचे 0 वो अपरिभाषित, क्या होगा अपरिभाषित, यानी इनफाइनाइट कह सकते हो आप इस चीज को। समझ में आ गया, परिभाषित है ही नहीं जिसके ऊपर नीचे 0, 0 से किसमें भाग दोगे भाई, ठीक है। कॉट के बाद आता है आपका क्या बचा, कॉस हो गया, टेन साइन, चलो कॉसेक। कॉसेक 0, 0। कॉसेक 0 क्या होता है, कॉसेक बराबर क्या होता है बताओ, है ना। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो कॉसेक होता है कर्ण बट्टे लंब। ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, आप ध्यान से देखना पीछे वाली वीडियो लेक्चर, ठीक है। तो कर्ण बट्टे क्या है, लंब, कर्ण बट्टे लंब। कर्ण कितना है आपका AB, और लंब 0 के सामने वाली भुजा है भाई BC, है ना। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, AB ऊपर है, BC की वैल्यू कितनी है 0। पता है ना लंब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये वाला कोण आपने 0 करा था, इसके सामने वाली भुजा ही लेनी पड़ेगी ना आपको। थीटा के सामने वाली भुजा 0, फिर वही चीज़ आ गया इसका भी सेम टू सेम, अपरिभाषित ही आ गया इसका भी, और इसका भी सेम, क्योंकि पता है ना जिसके नीचे 0 आ रहा है वो अपरिभाषित होगा, चाहे ऊपर कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं हमको, ठीक है। और कॉसेक के बाद क्या आता है, सेक, है ना। सेक 0, सेक क्या होगा आपका, कॉस का आधा हो जाए, सॉरी उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण बट्टे आधार। कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, तो कर्ण आपका कितना है भैया AB है, और आधार कितना है आपका AC है। हमको ये पता है कि दोनों इक्वल हो रहे हैं, AB और AC इक्वल हैं, तो AC की जगह हम AB भी लिख सकते हैं, या ऊपर AC लिख दो, बात एक ही। तो सेक 0 1, क्योंकि कॉस 0 भी क्या है 1 है आपका, इस चीज़ को समझे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये बताया, अच्छा अभी सॉरी, अभी 90 भी रह गया है ना। तो क्या बोलते हैं, 0 तो हो गया आपका कंप्लीट, समझ में आ गया ना 0 किस तरीके से हमने बनाया। ये 0 एक एंगल 0 कर दिया, किस तरीके से 0 करा हमने, उस एंगल की वैल्यू धीरे धीरे कम कर दी, है ना। कम करने से एक भुजा की वैल्यू बिल्कुल ही कम हो गई, मतलब भुजा गायब ही हो गई। क्यों हो गई गायब, समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरीके से हमने साइन 0, कॉस 0, टेन 0 इन सब की वैल्यू बताई आपको, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, सही है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं 90 डिग्री, है ना। तो आप लोग मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, है ना। देखो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक समझ लो आपको सफलता नहीं मिल सकती, है ना। सफल होने के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी भाई, बिना आपकी मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, ठीक। अभी आप 10th में हो, है ना। अगर आप 10th में तरीके से नहीं पढ़ोगे स्टार्टिंग से, तो रिजल्ट जब सामने आएगा तो उस समय अफसोस होगा आपको कि यार थोड़ा सा पढ़ लिया होता उस समय तो हो जाता कुछ ना कुछ हमारा। तो वो ख्याल उस समय ना आए, उसके लिए आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आप नींद कम कर दो, थोड़ा, आप बच्चों को पता है नींद ज़्यादा आती है इस समय, स्कूल जाने का सुबह सुबह मन नहीं करता है ना। होता है ऐसा, क्योंकि हमने ही पढ़ा है तो हमें भी ऐसा होता था। बट लेकिन कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है, क्योंकि अगर कुछ अच्छा करना है लाइफ में, या कुछ अच्छी अचीवमेंट प्राप्त करनी है आपको, तो कुछ ना कुछ आपको एक चीज़ तो त्याग करना पड़ेगा, या नींद कम करनी पड़ेगी। नींद के अलावा और क्या कम कर सकते हो, खेलना कम करेगा, है ना। कम खेलना पड़ेगा आपको, दिन रात खेलना नहीं पड़ेगा। यानी स्कूल से आ रहे हो, किताब का नाम है नहीं, चलो खेलने जाओ, खेलो, उसका भी एक टाइम बनाओ, 1 घंटा बहुत है, सफिशियंट है खेलना। लेकिन हाँ, बोर्ड वाले बच्चे हो, थोड़ा सा पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करो, है ना। क्योंकि आपको पता है ना, जो 10th होती है आपकी, स्टार्टिंग की एक सीढ़ी होती है, यानी एक पायदान होती है जिसमें हम कदम रखते हैं कि हाँ अब लाइफ की सीढ़ी में हम चढ़ना स्टार्ट कर दिए। अगर आप यहीं पर फिसल गए तो समझ लो आगे जाके आप क्या करोगे, कुछ नहीं है ही नहीं लाइफ। आप कहीं भी स्टार्ट कर लो जॉब की, या कहीं भी आप जॉब की के लिए आप अप्लाई करते हो, तो आपका स्टार्टिंग सर्टिफिकेट 10th जरूर मांगता है।
कि बच्चे का 10th में कितनी मार्क थी या 10th में कितने परसेंट थे। अब उस समय आपके 1-2 नंबर भी थोड़े बहुत कम हुए थे कोई सब्जेक्ट में, ऐसा कैसा लगेगा आपको? आप अपने आप ही सोचो जरा कि यार 1 नंबर और आया था तो मैं इस जॉब के लिए एप्लीकेबल हो जाता। बट उस समय वो सोच ही क्यों आ जाए हमको, ये बताओ ना। अगर अभी हम मेहनत करेंगे तो अगर आपको अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करना है ना, या अच्छे आपको नंबर लेके आना, तो अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, डेली पढ़ो, और छोड़ दो और चीज़ों को यार, होते रहेगी और लाइफ में चीज़ें। 1 साल की बात है, 10th स्टार्ट तरीके से पढ़ लो, बस आने वाला समय आपके लिए ब्राइट होगा। 11th में आप तरीके से पढ़ोगे, आप जब 10th में स्टार्ट से तरीके से पढ़ोगे ना, तो 11th में और रुचि आएगी आपको पढ़ने। अब 10th से ही आप बिल्कुल ही आलस बना दिखा रहे हो पढ़ने में, वही मेन चीज़ है 10th। तो 11th में क्या पढ़ोगे उस समय? तो कहोगे यार चलो टीचर हैं घर के ही, स्कूल के ही, दे देंगे नंबर, ऐसे गुरुजी से हाथ जोड़ जा के ले लेंगे नंबर, ना वो होगा ही उस टाइम में ऐसा। इसलिए अभी टाइम है, बढ़िया तरीके से पढ़ो, है ना। आपके पास सुविधाएं बहुत हैं, ऑनलाइन स्टडी की सुविधा है, गूगल आपके पास, डाउट है, डाउट नॉट सॉरी, उसमें तो कोई भी क्वेश्चन डालो आप आ जाते हैं ना। तो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने सारे हैं, सुविधाएं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ना। टीचर्स आपके पास इतने अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाने वाले, पूछिए उनसे, कब नहीं बताएंगे। आप पूछोगे, जिज्ञासा रहोगे तभी तो बताएंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट है 90, है ना, इसको कंप्लीट करके फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताएंगे और एग्जाम्पल जो भी होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 90 के लिए, है ना। तो 90 के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है, चलो पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाओ यार आप, है ना। हमें पता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है राइट एंगल ट्रायंगल के बिना नहीं हो सकता। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अच्छा, अब मुझे या आपको पता है कि एक एंगल आपको क्या करना है, 90 करना है यार। एक तो पहले से 90, चलो मुझे इसको 90 अगर कर रहे हैं, मान के चलो, अब आप दिमाग लगाना, इसको मुझे 90 करना है, पहले 0 करा था। अच्छा ये चीज़ सुनो, यही चीज़ है ना, इसको मुझे 90 करना है। तो अब इसको मुझे 90 करना, तो एक तरीका तो ये है कि भैया इसको सीधा खड़ा कर दो, सिंपल 90 बन गया। लेकिन मुझे ट्रायंगल भी ध्यान में रखना है, समझ में आ गया। ट्रायंगल भी ध्यान में रखना है। देखो यहाँ देखो जरा, ये मेरे को ये आधार है आपका, समझ गए, ये क्या है आपका आधार है। ये इस तरीके से ये कोण, मुझे ये कोण, इन दोनों के कोण, एक मिनट मारकर, ठीक है आप समझ में आ गया। ये वाला कोण 90 करना है मुझे, ठीक है। ये कोण क्या करना है, 90 करना है। अब देखो थोड़ा सा फील करना है इस चीज़ को। अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तो इस टाइप की कंडीशन बन जाएंगी ना, यानी ऐसी कंडीशन आ जाएगी। क्या बन गया भाई, त्रिभुज बनाई, ये कुछ बना ही नहीं, ऊपर से एक डंडा खाए तो चतुर्भुज बन जाएगा, जिसे हम जरूरत है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये तो हम कर नहीं सकते, यानी मेरे को ये वाली भुजा ऐसा तो कर नहीं सकते 90 बनाने के लिए, कि 90 बनाने के लिए है ना तरीका तो ये वाला भी, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि ये वाली भुजा तो मैटर कर रही है ना, क्योंकि ये ऐसा है। अब यहाँ देखो, चलो ऐसे बना के तुम्हारे ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये आपको 90, ये वाला कोण आपको क्या बनाना है, 90 बनाना, ध्यान से देखना, ये कोण आपको 90 बनाना है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज ट्रायंगल खराब हो जा रहा है, ट्रायंगल बना ही नहीं, फिर तरीके पता नहीं क्या बन गया, समझ में नहीं आया। समझ रहे मेरी बात। इसलिए आपको क्या करना है, ये 90 अगर मुझे बनाना है, तो इस भुजा को आप क्या करोगे, ऐसे खिसकाओगे पीछे पीछे पीछे। ये अगर पीछे पीछे खिसकाओगे तो एक कंडीशन ऐसी बनेगी कि ये इसके सम आ जाएगा, इसकी बराबर, और ये वाली भुजा जब इसके बराबर आएगा तो इसके साथ डिग्री का कोण बना देगी, 90 बना देगी। बन गया ना 90। हमें इस भुजा और इसके साथ 90 चाहिए था। आप समझ रहे मेरी बात। देखो यहाँ पर फिर देखो आप, ये हमने भुजा करी ऐसे, है ना, ऐसी भुजा हमने करी। अब जैसे आप ऐसे करो, देखो ये सीधे सीधे करो, ऐसे करके खिसकाओ नीचे से, जैसे ही खिसकाओगे, खिसकाते खिसकाते एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ये दोनों भुजा, ये वाली जो पहले से लंबवत थी वो और ये एक जैसे हो जाएंगे, और इस वाले जो आधार थी हमारे पास, इसके क्या हो जाएगी, इसमें इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना देगी। फील आ गया आपको, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो जरा, यानी ये ए है, ठीक है, ये मुझे 90 करना है, तो इसका मतलब देखो, इसको पकड़ो ऐसे करके, ऐसे पीछे पीछे को लेके आओगे, यानी ऐसे करके, ये एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि इसके बराबर जाएगा। अब ये से लंबा हो गया, मार्कर है, ये वाली भुजा है अलग, समझ गए।
इस चीज़ को तो समझते हो यार, इतने समझदार तो हो ही तुम। ठीक है फिर तो कंडीशन बनाते हैं। ये आपकी लंबवत रेखा होगी, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा किसको खिसकाओ, मान के चलो यहाँ तक खिसका दिया आपने इस वाली भुजा को, यानी यहाँ पर ए, अब यहाँ तक पहले ये भुजा ये थी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन बनाते हैं। आपने इस वाली भुजा को यहाँ तक खिसका दिया, पहले ये वाली भुजा ये थी, ठीक है। अब लास्ट कंडीशन बताते हैं। ये वाली भुजा आपकी अब यहीं पर आ गई, यानी इसी वाली भुजा पर आ गई। अब लास्ट वाली भुजा ये थी आपकी, ठीक है। यानी ये आपकी सी, ये ए, ये आपका सी हो गया, और ये बी हो गया, और अगला क्या है आपका, ये सी और ए। इसका मतलब आप देखो जरा, इस बार आप क्या भुजा समाप्त हुई, इस बार आपका आधार समाप्त हो गया, क्योंकि देखो लो ना, ये वाली भुजा खिसकाते खिसकाते यहाँ लेके आ गया, यानी ये भुजा आपकी समाप्त हो गई, ठीक है। तो ये वाली भुजा आपकी समाप्त हो गई, यानी देखो आधार समाप्त हो गया ना, धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी कहने का मतलब जो AC है आपका, उसकी वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। जो AC है आपकी वैल्यू उसकी 0 हो गई, जो सी ए इसके पास आ गया, और यहाँ पर B है, और BC और AC आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। इस चीज़ को समझ गए आप। देखो AB और BC, क्योंकि इधर साइड आ गया ना, आपस में बराबर आ गए। अगर यहाँ 90 था, मतलब के बाद अब इस कोण को 90 को कर रखा ना, इसका मतलब ये आपके लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, और ये कर्ण, आधार खत्म, तो कर्ण आपका ये रहेगा, लंब। तो यहाँ से क्या करके वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है। एक मिनट आप वीडियो देखते हैं। ओके, ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ देखो, तो यहाँ से आप देख सकते हो साइन 90, साइन 90 की वैल्यू देखो, साइन 90 की क्या होगी वैल्यू, बताओ जल्दी बताओ। साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1। कैसे आई 1, देखो साइन 90 के लिए पता है क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या होगा ना, ये वाला कोण कर रखा है ना आपने, इसका वाला लंब ये होगा आपका BC, और कर्ण कितना होगा यार, AB होगा, सिंपल सी बात। तो एक काम करो, देखो एक कर्ण और लंब एक साथ आ गए, चिपक गए, इसका मतलब दोनों बराबर हो गए, यानी BC और AB की जगह BC बराबर हो गए ना, दोनों इक्वल है, BC AB, ये 1। साइन 90 की वैल्यू 1। ऐसे आप cos 90 देखो, cos 90 कितनी होती है, 0 होती है। समझ में आ गया, कितनी होती है, 0। कैसे होती है 0, देखो यहाँ पर cos क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। cos क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार है cos के लिए यार, आधार तो नीचे वाला था, आधार नीचे वाला था। कर्ण क्या है आपका, ये AB। आप देखो जरा, AC आपका समाप्त हुआ नहीं हुआ, जब इस रेखा को आप इधर साइड लेके आ रहे इस भुजा को, तो AC आपका क्या हो गया, 0। AC की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0। AB कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं हमको, ऊपर 0 तो पूरा 0। ऐसी cos के बाद आता है आपका tan। tan क्या होगा, लंब बट्टे आधार। ओके, लंब आपका ये हुआ, आधार आपका ये हुआ। हमें पता है कि भैया जब आधार ही समाप्त हो गया तो आधार की वैल्यू 0 है ना, आधार 0 हो गया ना नीचे वाले, आप इस चीज़ को समझो यार, आधार नीचे 0 हो गया, तो जैसे ही 0 हुआ नीचे 0, तो ये अपरिभाषित, समझ गए। बाकी 2 आपके लिए देते हैं, नहीं 2, चलो एक और करा देते हैं, तुम भी कहोगे बड़े आलसी मास्टर हैं, करा ही नहीं रहे। तो देखो यहाँ से sec 90, तो देखो sec के लिए क्या आएगा, sec क्या होता है आपका बताओ, cos का आधा होता है, ओ उल्टा, सॉरी यार, आधा आधा कर रहा हूँ मैं, cos का उल्टा होता है कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण कितना है आपके पास, AB है ना, और आधार कितना है, AC, कितना है AC। तो देखो यहाँ से फिर वही बात आ गई, AB, AC कितना है, 0 हो गया यार, AC समाप्त नीचे, समझ गए, क्योंकि पता है ना A फिर C में आ गया तो नीचे वाला तो बराबर ही होगा, समाप्त मतलब ये भी अपरिभाषित, सेम टू सेम, नीचे 0 तो अपरिभाषित। तो आपके पास cosec 90 और cot 90, ये 2 आपको करने हैं होमवर्क, ठीक है। इसको वेस्ट चेस इसी की तरह है ना, आधार आपका समाप्त हो गया, कर्ण और लंब एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो इस तरीके से हमने आज जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के
क्या बोलते हैं फंक्शन होते हैं उनके क्या पढ़े, वैल्यू पढ़ी, कैसी वैल्यू आती है। ठीक है, एक बार इसका चार्ट बना देते हैं, एक ही बार समाप्त कर देते हैं। ठीक है, सबका एक साथ लिख देते हैं वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया ना 90 की वैल्यू क्या है, इस चीज़ को आप समझिए, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर 90 डिग्री बनाने, तो इसको खिसकाते खिसकाते कहाँ तक लेके जाएंगे, लास्ट तक, और तभी तो 90 आएगा। सिंपल ऊपर को करेंगे तो यहाँ 90 ऐसे देखा हो जाएगी, तो समझ रहे, अभी मार्क के साइड से बताया आपको क्या चीज़ है। इसका मतलब 90 बनते बनते, यानी इसको सीधा करते करते यहाँ लिखेंगे तब 90 इसके साथ बनाएगा, धीरे धीरे आधार खत्म हो जाएगा, बाकी पता ही किस तरीके से आपने कर रखा। ठीक, तो ये थे हमारे जितने भी एंगल हमने बताए, और आपके एनसीईआरटी में इतने ही दे रखे हैं। वैसे आपको साइन 10 की वैल्यू, 20 की वैल्यू, 5 की वैल्यू सब होती है, बट यार उनकी ज़रूरत है नहीं हमको अभी, है ना, तो उनकी वैल्यू देख के क्या करें हम, वो आगे 11th वगैरह में पढ़ोगे सही से। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब एक बार में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपको बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं थीटा, साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कॉसेक, सेक और कॉट। इस तरीके से एक चार्ट वाइट टाइप का बना देते हैं, ताकि आपको भी सही लगे देखने में, है ना। वैसे एनसीईआरटी बुक में बना रखा है, लेकिन चलो एक बार हम भी बना देते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। सबसे पहले 0 डिग्री देखो, एक एक करके भरते हैं। साइन 0 की वैल्यू कितनी थी, 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी थी, 1। टेन 0 की वैल्यू कितनी थी, बताओ। टेन होता है 0 अपॉन साइन अपॉन कॉस होता है, भाई यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, 0 है ना, 0/1 0 हो गया ना। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, यानी 0 का उल्टा कितना होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। सेक कॉस का उल्टा होता है, देन 1 ही होगा। कॉट 10 का उल्टा होता है, 10 कितना 0, तो इसकी वैल्यू अपरिभाषित। 0 के लिए आ गया। उसके बाद लिखते हैं 30। साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, सही है। टेन 30 साइन अपॉन कॉस, दोनों को भाग दे तो साइन और कॉस को 2 से 2 चला गया, 1/√3। कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन को उल्टा कर दो, 2, 1/2 को 2। सेक कॉस को उल्टा, सेक कॉस का उल्टा होता है, यानी 2/√3, ठीक है। कॉट 10 को उल्टा कर दो, 10√3, समझ गए। फिर 30 हो गया 45। अब देखो 45 के लिए क्या होगा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस की भी 1/√2, है ना। और 10 होता है साइन अपन कॉस, उसको भाग देंगे तो 1 आ गया। कॉसेक होता है साइन का उल्टा, यानी √2। सेक होता है कॉस का उल्टा, यानी √2, 1/√2 को उल्टा, √2/1। कॉट होता है 10 का उल्टा, 10 1 है तो 1 का 1 ही हो गया उल्टा, है ना। फिर आता है आपका 60। देखो 60 के लिए क्या है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और कॉस 60 की होती है 1/2। 10 होता है साइन और कॉस को भाग दे तो 2 से 2 चला जाएगा, √3 आएगा। फिर आ गया आपका कॉसेक, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, यानी 2/√3। फिर सेक होता है कॉस का उल्टा, यानी 2/1 या 2। कॉट होता है आपका 10 का उल्टा, √3 है, इसके बट्टे में 1 है तो 1/√3, ठीक है। उसके बाद लास्ट बता आपका 90, और 90 साइन 90 की वैल्यू आपकी 1, कॉस 90 आपकी 0, 10 90 देखो 0/1, मतलब 1/0, 0 जिसके नीचे यानी अपरिभाषित, है ना। और कॉसेक क्या बोलते हैं, 90 की वैल्यू देखो, कॉसेक साइन का उल्टा देन 1 होगा। और फिर क्या है आपका सेक, सेक होता है कॉस का उल्टा, 0 का उल्टा अपरिभाषित। और कॉट 10 का उल्टा अपरिभाषित का उल्टा 0, जब 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0 हो गया, सही है। तो इस तरीके से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्री जितने भी एंगल होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करी, है ना। तो ये सारी वैल्यू थी, किस तरीके से आई आपको बता दी, है ना। तो ऐसे और किस तरीके से निकाली हमने, ये चीज़ भी आपको क्या बोलते हैं प्रूव करा दिया। तो इनको पढ़िए, इनको याद रखिए, क्योंकि इन्हीं से बेस्ड आगे वाले चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है वो है, ठीक है। ये एंगल आपको बेसिकली याद रखने हैं, किस तरीके से निकाले हमने बता दिया। तो पहले आप इतना पढ़िए, ठीक है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।